चलिए सर, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और जो टॉपिक है वो आपका जीव विज्ञान, यानी कि जो बायोलॉजी में है, इस बायोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये जो आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन रहेगा, पहले जो आपका है पूरा का पूरा जो जीव विज्ञान के अंतर्गत दो पार्ट में चलता है, यानी कि शुरुआती की जीव विज्ञान का जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बायोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसमें ये दो शाखाएं आपकी बढ़ जाती हैं। एक आपकी आ जाती है जूलॉजी, एक आ जाती है बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान को बाद में देख लेंगे, कुछ चीज़ें वनस्पति विज्ञान की जो आपकी बॉटनी की है वो इसमें देखते चलेंगे। मेन जो अभी फोकस रहेगा वो जूलॉजी, मतलब जो जंतु विज्ञान और ह्यूमन की जो मानव बॉडी के अंतर्गत किस प्रकार से क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में इन चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुत काम आता है, जिसमें मतलब पढ़ाना तो चाहिए हमें पाचन की प्रक्रिया से, कि पाचन से स्टार्ट होना चाहिए, कि मतलब जो टॉपिक स्टार्ट है वो पाचन से करना चाहिए। लेकिन हम पाचन से ना स्टार्ट करके हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पोषण से स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 दिन लेंगे पोषण में, और 3 दिन में पोषण आपका कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद पोषण में कोई भी प्रश्न बनेगा, आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। ये टॉपिक चाहे यूपी टेट हो प्राइमरी, चाहे आपका यूपी टेट हो जूनियर, चाहे आपका सुपर टेट हो प्राइमरी, चाहे हो सुपर टेट जूनियर, सभी के लिए क्या रहेगा, एक समान उपयोगी रहेगा। इसमें से कुछ भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला टॉपिक है जिसका नाम है पोषण। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, पोषण की बात करते हैं कि पोषण में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है। पोषण में वही चीज़ें, सबसे पहले यदि कोई कहे कि आखिर ये पोषण होता क्या है, तो अभी पोषण बताते हैं। फिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उन पोषणों के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि पोषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। इन्हीं पोषणों की चर्चा करने के बाद फिर जो इस पोषण में कौन कौन से पदार्थ जो आते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट्स है वह भी पोषण का पार्ट है, क्या वसा आपकी वही भी पोषण का पार्ट है, क्या आपके विटामिन वह भी पोषण का पार्ट है, क्या आपके खनिज लवण जल ये सब भी पोषण का पार्ट है। तो हाँ, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पोषण के अंतर्गत रहेंगे। तो एक एक करके, हाँ हम कभी तेज भागने लगते हैं तो थोड़ा पंच कर देना कि धीरे चलना है, नहीं तो हम कोशिश यही करेंगे कि बड़े स्लो मोशन में इसको आपको समझाते हुए चलें। तो सबसे पहले यदि कोई कहे तो आपको क्या समझना है वो देखना। पोषण की यदि बात की जाए कि आखिर पोषण कहते किसे हैं, तो समझते चलना कि यदि हम कहें कि पोषण, तो आपको ये बात जरा अच्छे से समझनी होगी। क्या समझनी होगी कि आखिर पोषण कहते किसे हैं या पोषण होता क्या है। तो पोषण के बारे में थोड़ा सा समझ लेना सर कि पोषण आखिर कहते किसे हैं। 2 मिनट बस केवल सुनना। यदि हम सरल भाषा में बात कहें कि जीवधारी के द्वारा, अब वो जीवधारी कोई भी हो, मनुष्य हो या जंतु हो, कोई भी हो, जीवधारी के द्वारा पोषक तत्वों से पोषण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, ध्यान रखना, जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, जीवधारी के द्वारा खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, जिसको आप क्या कहते हो, न्यूट्रिशन कहते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे यदि हम कहें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको ये बात मान के चलना है कि बस ये इतना ही आपको पोर्शन जो है, जितना हम आपको पढ़ा दें, इसमें आपको उसको याद रखना है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यदि कोई कहे कि हम सेब खा रहे हैं, या कोई कहे हम केला खा रहे हैं, या कोई कहे हम दूध पी रहे हैं, तो क्या कोई व्यक्ति ये कहता है, सब कहते हैं कि यार फल खाते हैं। फल का मतलब क्या है, दूध लेते हैं, पोषण युक्त, विटामिन युक्त या पोषण युक्त हम क्या लेते हैं, दूध पीते हैं। या आप केला खाते हैं या सेब खाते हैं, किसी भी प्रकार के फल को खाते हैं, दालों को खाते हैं, यानी कि हरी सब्जियों को खाते हैं, या दालों को खाते हैं, या पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं। इन सबसे क्या प्राप्त होता है, इन सबसे क्या प्राप्त होता है, तो लोगों के द्वारा यही कहा जाता है कि ये सब क्या होते हैं, आपके संतुलित आहार के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, कि आप फल भी खाइए, दूध भी खाइए, आप क्या खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां खाइए। लेकिन क्या कोई ये कहता है कि मैं सेब खा रहा हूँ, अब सेब में पाए जाने वाला पोटेशियम या आपका कैल्शियम, तो ध्यान करो, क्या कोई कहेगा कि भाई मैं किसको प्राप्त कर रहा हूँ, मैं तो पोटेशियम को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा हूँ, सेब को खा रहा हूँ। कोई नहीं कहता। दूध में पाए जाने वाला चाहे कैल्शियम हो चाहे पोटेशियम हो, कोई कहेगा कि मैं दूध में से मैं पोटेशियम और कैल्शियम को पी रहा हूँ, नहीं, ये सब बातें नहीं कहते। हम किसकी बात करते, हम एक संतुलित आहार की बात करते हैं कि हम किसको खाते हैं, हम इस प्रकार के खाद्यान्न को खाते हैं। ये सब क्या हैं, आपके खाद्य पदार्थ हैं। ये सब क्या हैं, आपके खाद्य पदार्थ। अब बात की जाए इन खाद्य पदार्थों की,
इन खाद्य पदार्थों में जो पोषक तत्व पाए जाएंगे, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे Fe हो, चाहे लोहा हो, कोई भी हो, ये सब जितने के जितने आपके पोषक तत्व पाए जाएंगे, ध्यान रखना, तो जो आपके पोषक तत्व पाए जाएंगे तो खाद्य पदार्थों से, यानी कि जो खाद्य पदार्थ व्यक्ति प्राप्त करता है, उन खाद्य पदार्थों से जो पोषक तत्व प्राप्त कर किया जाता, उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती? तो याद रखना, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी पोषण या न्यूट्रिशन कहलाती। बात समझ में आई कि नहीं? पहली लाइन यदि कोई कहे कि पोषण क्या है, तो पोषण को सरल भाषा में समझना। पोषण वो नहीं है जो तुम ये दाल को पोषण नहीं है, बात समझ रहे, ये पोषण नहीं है, ये पोषक के पदार्थ हैं, और इन पदार्थों से पोषक तत्व जो हमने आपको बताए हैं, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे आयरन हो, इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की मनुष्य की बॉडी के द्वारा, चाहे वो जंतु का शरीर प्राप्त करे या मनुष्य का शरीर प्राप्त करे, उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। लो अभी तक तुम शायद यही समझते हो कि ये हरी सब्जी हमारा पोषण है, ये केला हमारा पोषण है, नहीं, ये तो खाद्य पदार्थ हैं। तो याद क्या रखना है, किसी भी जीवधारी के द्वारा खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पोषण कहलाती है। वन लाइन डेफिनेशन क्लियर रही पोषण की? नहीं। अगला, इसके बाद यदि कोई कहे कि पोषण हमने मान लिया, तो याद रखना पोषक तत्व कहाँ उपस्थित होते हैं? तो हमने आपको बता दिया, पोषक तत्व आपके भोजन में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके भोजन में, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो आपके भोजन में उपस्थित होते हैं। तो यदि कोई कहता है कि पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त किए जाते? भोज्य पदार्थों से प्राप्त किए जाते। भोज्य पदार्थों में क्या क्या शामिल होता है? भोज्य पदार्थों में आपके चाहे सेब हो, चाहे केला हो, चाहे दूध हो, चाहे हरी सब्जियां हो, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आती हैं। अब यदि कोई कहे यहाँ पर, तो याद रखना यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट जरा समझना है। कैसे समझना है वो आपको समझाते हैं। समझना, जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व आपके भोजन में उपस्थित होते हैं, यदि कोई कहे तो ये पोषक तत्व किस प्रकार से, कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं? शरीर का निर्माण करने वाले होते हैं, मतलब जिसको आप क्या कहते हो? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। कुछ आपके क्या कहलाते हैं? कुछ आपके रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक रूप से ऊर्जा देने वाले पदार्थ कहलाते हैं, मतलब रासायनिक रूप से शरीर को क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हुआ या ग्लूकोज हुआ, ये सब क्या करते हैं? आपके एनर्जी प्रदान करने वाले होते हैं। साथ साथ ध्यान रखना, क्या कहा? कुछ पोषक तत्व निर्माण में भाग लेने। निर्माण में भाग लेने का मतलब क्या है? ये जो पोषक तत्व आपने प्राप्त किए हैं, जो खाद्य पदार्थों से जो पोषक तत्व आपने प्राप्त किए हैं, वो क्या होंगे? शरीर के निर्माण में क्या करेंगे? भाग लेंगे। तो निर्माण में भाग लेने या निर्माण करने वाले कहलाएंगे कई प्रकार के, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, ये सब क्या है? आपके बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। यदि कोई कहे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनकी यदि बात कहें कि ये किसके रूप में जाने जाते हैं, तो ये क्या? एनर्जी प्रदान करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। वसा क्या है? ये फैट है, मतलब फैट भी प्रदान करती है, साथ साथ एनर्जी भी प्राप्त होती है इससे। तो एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं, जरा समझते चलना, और कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो आपके इसमें आपको समझना है। तो एक सरल सा पॉइंट और लिखते हैं इसको। पोषण तो समझ में आ गया होगा, और पोषण की परिभाषा लिखाने की ज़रूरत हम तो नहीं समझते कि पोषण की परिभाषा आपको लिखाने की आवश्यकता होगी। तो हमारे हिसाब से तो पोषण की परिभाषा लिखाने की आवश्यकता है नहीं, आप समझदार हो और फिर भी आप कहो तो पोषण की परिभाषा एक लाइन में लिख लेना। खाद्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाली, केवल आपको पता होना चाहिए कि पोषण होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अगले। अब यदि कोई कहे, ध्यान रखना, हमने आपसे कहा कि जो आपके खाद्य पदार्थ हुए, यहाँ पर हमने आपको समझाया भी है, फिर समझना, जो खाद्य पदार्थ हुए, इन खाद्य पदार्थ मतलब जो भोज्य पदार्थ हुए, इन भोज्य पदार्थों से आपने क्या प्राप्त किया? इन भोज्य पदार्थों से आपने पोषक तत्वों को क्या किया? प्राप्त किया। और पोषक तत्वों को जो आपने प्राप्त किया, तो उन खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करना, यही पोषक तत्वों को प्राप्त करना की प्रक्रिया क्या कहलाई? आपकी पोषण कहलाई। बात समझ में आई कि नहीं? कि पोषण कौन कहलाई? तो खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाई? पोषण कहलाई। तो फिर पोषक तत्व कौन कौन से होते? पोषक तत्व सुनिए जरा, इन पोषक तत्वों की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। यदि कोई कहे, तीन ही प्रकार के मुख्य रूप से पोषक तत्व हम आपको बांट के पढ़ाएंगे। तो पहला जो पोषक तत्व है, सबसे पहला पोषक तत्व होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला। पहला पोषक तत्व क्या कहें? ऊर्जा प्रदान करने वाला। ऊर्जा प्रदान करने वाले को समझ लेते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले
कौन हैं? तो दो प्रकार के ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। एक आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है क्या? आपका वसा। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वह क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स भी मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, साथ साथ वसा के द्वारा भी मानव शरीर को क्या की जाती है? ऊर्जा प्रदान की जाती है। दूसरे नंबर पर यदि कोई कहे तो दूसरे नंबर पर समझना, दूसरे नंबर पर आता है निर्माण। मतलब शरीर का निर्माण करने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसमें केवल एक ही आता है और वह है आपका प्रोटीन। इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर जाना जाता है कि यदि कोई कहे बॉडी बिल्डिंग के तौर पर कौन सा पोषक तत्व प्रयोग होता है, तो बॉडी बिल्डिंग के तौर पर याद रखना आपका प्रोटीन प्रयुक्त होता है। यदि कोई कहे रोधी पदार्थ, रोधी पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिसको आप कहते हो पॉजिटिव मटेरियल। पॉजिटिव मटेरियल वही आपको हम समझाते हैं, समझना जरा। रोधी पदार्थ, रोधी पदार्थ का मतलब है विभिन्न प्रकार के जो आपके बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरियाओं से लड़ने के लिए, ध्यान करो वर्तमान में कोविड-19 आपका वायरस आया, सबसे ज़्यादा विटामिन सी की गोलियां मार्केट में सेल की गई। क्यों? उनमें विटामिन सी था और विटामिन सी क्या कर रहा था? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो रोधी पदार्थ के तौर पर कौन से जो पोषक तत्व हैं वो काम आते हैं? उनमें एक रहा विटामिन, और विटामिन में वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर किस के द्वारा विकसित की जा रही थी? तो आप जिस फल में जिसमें आपका विटामिन सी है, जिसमें विटामिन सी है, वह रोधी पदार्थ के तौर पर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो इसको क्या कहा जाता है? रोधी पदार्थ कहा जाता है। इसी में थोड़ा सा और समझते हैं कि केवल क्या विटामिन रहेगा? नहीं, इसके साथ जो खनिज पदार्थ रहते हैं वो खनिज पदार्थ भी क्या कहलाते हैं? आपके रोधी पदार्थ के तौर पर क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। ये इतनी सी बात समझ में आई हो, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। पूरा इमेज कट नहीं रहा है, शायद पूरा दिख रहा है हमारी तरफ से, ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है, अभी कट रहा होगा तो अब क्लियर रहेगा। ठीक है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने वाले समझ लेना जरा, हमने क्या कहा? खाद्य पदार्थ जो आपके पोषण है, पोषण क्या कहलाया? खाद्य पदार्थों से जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो पोषण निपट गया। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या होते हैं? तीन भागों में हमने पोषक तत्वों को बांट के कहा है। एक ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में आपका कार्बोहाइड्रेट्स आता है, वसा आती है। दूसरे नंबर पर बॉडी बिल्डिंग, जो निर्माण के तौर पर जो आपका पोषक तत्व जाना जाता है, वो पोषक तत्व क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। इसके बाद यदि कोई कहे रोधी पदार्थ, रोधी पदार्थ का मतलब क्या है? जो एंटीबॉडी, जो आपके वायरस से लड़ने में क्या करता है? शरीर को मदद करता है, वो आपका क्या कहलाता है? रोधी पदार्थ कहलाता है। इसमें आपका एक रहता है विटामिन और दूसरा रहता है क्या? खनिज पदार्थ। ये क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट अब समझते हैं, जरा देखो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको और देख लेते हैं, वो देखते चलिए। अगला जो पॉइंट है जरा देखना, चलिए सर अगला पॉइंट और देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। अब यहाँ पर पूछे जाते हैं इसी पोषण, हमने पोषण बता दिया कि पोषण का एक टाइप बता दिया कि पोषण कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता। तो तीन प्रकार से, एक आपका हमने बताया रोधी पदार्थ, दूसरा बताया आपका, दूसरा जो बताया रोधी पदार्थ के अलावा दूसरा जो बताया आपको, वो हमने आपको बताया किस प्रकार से बॉडी बिल्डिंग निर्माण में होता है, और तीसरा बताया ऊर्जा प्रदान करने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है आपकी पोषण। पोषण का यदि कोई कहे कि कितने प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है, कितने प्रकार का जो है वो आपका पोषण होता है, तो ध्यान रखना, पोषण हमने क्या कहा? पोषण का मतलब है कि खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करना, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लिख लेना, पहला जो पोषण आता है इसको कहा जाता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको स्वपोषी कहा जाता है, जबकि कुछ पेड़ पौधे, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनको क्या कहा गया है? विविध पोषी के अंतर्गत रखा गया है। और विविध पोषी के अंतर्गत भी पढ़ेंगे कि ये विविध पोषी क्या है और स्वपोषी क्या है। चूँकि हिंदी तो यही है, यदि कोई इंग्लिश कहे तो इसको ऑटो
ऑटोट्रॉप कहा जाता है। आप इंग्लिश, यदि बायोलॉजी ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ी जाती है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। इसको यदि कोई कहे तो इसको ऑटोट्रॉप पढ़ा जाता है। ये स्वपोषी कहलाते हैं। विविध पोषी को हेट्रोट्रॉप कहा जाता है। तो ये आपका हेट्रोट्रॉप कहलाता है। तो याद रखना ये विविध पोषी है और ये आपका विविध पोषी है और ये स्वपोषी है। इसको ऑटोट्रॉप कहा जाता है, इसको हेट्रोट्रॉप कहा जाता है। ये हेट्रोट्रॉप का मतलब है विविध पोषी और ऑटोट्रॉप का मतलब है स्वपोषी। अब यदि कोई कहे स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वपोषी 2 प्रकार के चलते हैं। उन स्वपोषियों के प्रकार की चर्चा भी कर रहे हैं। पहला स्वपोषी क्या? पहला स्वपोषी होता है प्रकाश स्वपोषी। मतलब प्रकाश स्वपोषी का मतलब क्या है अभी समझाते हैं। दूसरा मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो अपने पोषक तत्वों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस प्रकार के जीव जंतु या उस प्रकार के पेड़ पौधे या उस प्रकार की जो कैटेगरी है वो किसके अंतर्गत आती है, स्वपोषी के अंतर्गत। और उस स्वपोषी में भी पहला क्राइटेरिया है प्रकाश स्वपोषी। तो पहला जो स्टेप है प्रकाश स्वपोषी। दूसरा स्टेप की यदि बात कहें तो दूसरा स्टेप आता है रसायन। ये दूसरा जो स्टेप आता है रसायन स्वपोषी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। पहला है प्रकाश स्वपोषी, दूसरा है रसायन स्वपोषी। अभी एक एक करके एक एक टॉपिक को उठा के एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रकाश स्वपोषी होता है और क्या रसायन स्वपोषी होता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये फोटो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, ये केमो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं चलनी है, आप इंग्लिश चाहो तो लिख सकते हो। इसको आप फोटो ऑटोट्रॉप यही जोड़ देना तो फोटो ऑटोट्रॉप ये हो जाएगा। और रसायन ऑटोट्रॉप यदि कोई कहे तो केमो, यानी कि केमो यानी केमिस्ट्री से जो शब्द लिया गया है केमो, तो केमो आप कह सकते, चैमो कह सकते, केमो ऑटोट्रॉप, ठीक है ना। तो केमो ऑटोट्रॉप कह सकते। ये केमो ऑटोट्रॉप किसके अंतर्गत आता है, रसायन स्वपोषी के अंतर्गत। और प्रकाश स्वपोषी के अंतर्गत कौन आता है, फोटो ऑटोट्रॉप आता है। दूसरे तरफ इधर आओ, विविध पोषी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पहला नाम। इस विविध पोषी के अंतर्गत भी आपको पढ़ना है और विविध पोषी के अंतर्गत कई नाम है। पहला नाम ये रहा, दूसरा नाम ये रहा, तीसरा नाम आपका ये रहा, यदि कोई कहे चौथा नाम आपका ये रहा। तो 4 प्रकार के हम इस विविध पोषी के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। सारे पॉइंट यही क्लियर कर देंगे। सुनना, पहला आता है प्राणी समपोषी। पहला क्या आता है, प्राणी समपोषी। पहला याद रखना, पहला किसके अंतर्गत आता है, प्राणी समपोषी के अंतर्गत। यदि कोई कहे इस प्राणी समपोषी को हम क्या कहें, तो वो इंग्लिश अभी आप छोड़ देते हैं, हिंदी पर पहले फोकस कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसके इंग्लिश नाम लिख लेंगे। प्राणी समपोषी के बाद दूसरा आता है परजीवी। यहाँ से प्रश्न आपका पेपर में पूछा जाता है। तीसरे नंबर का यदि कोई कहे तो ये आता है सहजीवी और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर का आता है मृतोपजीवी, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए कि नहीं, ध्यान रखना सर, ये इंपॉर्टेंट है। परजीवी हुआ, सहजीवी हुआ, मृतोपजीवी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राणी संपोषी, ये प्राणी संपोषी आपका चला जाएगा, बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे किस प्रकार से मानव शरीर, मानव हुआ, जंतु हुआ, वो इसके अंतर्गत आता है। किस प्रकार से मानव के अंतर्गत पोषण की प्रक्रिया चलती है, तो मानव प्राणी संपोषी के अंतर्गत आता है। अभी समझाते हैं कैसे प्राणी संपोषी के अंतर्गत आएगा। परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, ये याद रखना। अभी बताते हैं परजीवी क्या है, अभी बताते हैं सहजीवी क्या है, अभी बताते हैं मृतोपजीवी क्या है। एक एक लाइन टू लाइन एक एक करके सबको क्या करते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि कोई कहे पोषण, तो पोषण जो है आपका न्यूट्रिशन कितने प्रकार से संभव है, 2 प्रकार से। एक आपके स्वपोषी जो खुद भोजन बनाने का काम करते हैं। विविध पोषी का मतलब है जो दूसरों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उनमें प्राणी संपोषी है, प्राणी मतलब मनुष्य इसके अंतर्गत आ जाता है, जंतु भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। परजीवी, पैरासाइट इसके अंतर्गत आते हैं। सहजीवी, यदि कोई कहे तो सहजीवी की यदि बात कहें तो आपका सहजीवी इसके अंतर्गत, सहजीवी आ जाते हैं, दोनों साथ साथ सहजीवन यापन कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर आता है मृतोपजीवी, जो सड़े गले जीव जंतुओं पर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये मृतोपजीवी। अभी एक एक करके डिटेल में चलते हैं कि ये कौन कौन से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चौथा प्रकार भी पूछा गया है, ध्यान रखना। पोषण के पहला टाइप है स्वपोषी, दूसरा टाइप है विविध पोषी, एक तीसरा टाइप और पूछा गया है, यहाँ दिख रहा होगा, तो हम सी टाइप यहाँ लिख रहे हैं, जरा समझना। सी टाइप क्या है, सी टाइप आता है विशेष प्रकार का पोषण। और ये विशेष प्रकार के पोषण में कौन आते हैं, इनको और समझ लेना। विशेष प्रकार का पोषण, विशेष प्रकार के पोषण में कौन कौन आता है, तो विशेष प्रकार के पोषण में 2 आते हैं। एक आता है कीटभक्षी पौधे, ध्यान रखना। तो एक आता है कीटभक्षी, कौन आता है, कीटभक्षी, और एक आता है कीटभक्षी के साथ अधिपाद। तो याद रखना,
एक आता है कीटभक्षी और एक आता है आपका क्या, अधिपाद। तो हम अभी समझाते हैं आपको क्या अधिपाद होता और क्या कीटभक्षी होता। अभी समझाते हैं कि अधिपाद, इसको कभी कभार अधिपादाप भी बोल देते, कभी कभार अधिपाद भी बोलते। तो क्या होता है अधिपाद और क्या होता है अधिपादाप, अभी समझाते हैं। कीटभक्षी आपने सुना होगा, ड्रोसेरा हुआ, नेफंतीज हो गया, घटपर्णी हो गया, ये सब कीटभक्षी पौधों के अंतर्गत आते हैं। ये भी तो पोषण प्राप्त करते हैं, तो इनका एक अलग विशेष प्रकार रहेगा जो इसको हम क्या करेंगे, अलग कैटेगरी बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इस अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस अगले पॉइंट को जरा समझना क्या है, सुनो। सबसे पहले नंबर पर तो यही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई परिभाषा लिखनी वैसे भी नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़रा समझना। और स्वपोषी के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर उठाते हैं किसको, प्रकाश स्वपोषी को उठाते हैं। और प्रकाश स्वपोषी क्या है, तो प्रकाश स्वपोषी को उठाते हैं। प्रकाश स्वपोषी के बारे में जरा समझ लेते हैं। देखना, प्रकाश स्वपोषी का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में उठाते हैं। ठीक है, इसको भी सी को बाद में ले लेंगे। ठीक है, अब चलो, यहाँ हमें समझाने के लिए जगह बनी रहेगी, तो सुनिए। सबसे पहले नंबर पर आता है फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी का मतलब क्या है, तो सुनिए, प्रकाश स्वपोषी में कौन आते हैं, सीधा सीधा हरे पौधे। मतलब जो हरे पेड़ पौधे रहेंगे वो किसके अंतर्गत चलेंगे, प्रकाश स्वपोषी के अंतर्गत। आप समझते हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वे पौधे, वे जीव जंतु जो अपना भोजन क्या करें, स्वयं बनाएं, उनको क्या कहा जाता है, प्रकाश स्वपोषी कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सरल सा पॉइंट है, ये केवल एक लाइन के लिए आपको पढ़ के छोड़ के चलना है। स्टार्टिंग की है तो बेसिक है। आज इसको जितना हम पढ़ा सकते, कल कोशिश करेंगे इस पूरा पोर्शन को खत्म कर दें और अगले दिन पाचन से क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, तीसरा दिन। ठीक है ना? तो यहाँ समझते चलना, जितना आपको समझ में आए उतना आप हमको बताते चलना, हम उतनी देर इसको क्या करते चलेंगे, खींचते चलेंगे। तो अभी तो टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सुनिए, यदि कोई कहे पोषण की यदि बात की जाए तो हरे पेड़ पौधे, क्या समझना जरा, ये वह पौधे हैं जो किसके अंतर्गत रखेंगे, तो उनको समझना, वह पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। अब देखना जरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण को हम डिटेल में पढ़ाएंगे हर साल। यूपी टेट, प्राइमरी, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट, हर बार प्रकाश संश्लेषण से एक प्रश्न फिक्स है। वो प्रकाश संश्लेषण का पूरा 30 मिनट का लेक्चर हम आपको अलग से बना के देंगे। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण को नई डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ गए ना? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही खुद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम अलग से आपको पूरा एक्सप्लेन करके देंगे। कल परसों में प्रकाश संश्लेषण पर अलग से वीडियो बना के देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब सूर्य मतलब सूर्य के प्रकाश में वे पेड़ पौधे जो जिनके अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब अपना भोजन बना लेते हैं, वही पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? सरल सी बात है। पूछा जाता है क्लोरोफिल के केंद्रीय भाग में कौन से तत्व का केंद्रीय परमाणु रहता है, मैग्नीशियम रहता है। ये सरल से प्रश्न है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पूछे जाते हैं, तो अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। यहाँ तक कि ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दो भागों में चलती है, एक आपकी प्रकाशीय क्रिया, एक प्रकाशहीन अभिक्रिया। और प्रकाशहीन अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया में जो आपका ऑक्सीजन मुक्त होती है वह कौन से जल से, किस जल का, मतलब कौन सा अणु जो है जल का वह ऑक्सीजन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हम पूरा आपको डिटेल में प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा देंगे। अभी केवल इतना ही कि ध्यान रखना, वे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं उनको प्रकाश स्वपोषी कहा जाता। बड़ा सरल प्रश्न है, इससे ज़्यादा कठिन तो कुछ हो नहीं, इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता। अब आओ आप जरा इसमें हरे पौधे, साथ साथ शैवाल, नाम याद रखना, साथ साथ शैवाल। हरे पौधे और शैवाल भी किसके अंतर्गत आएंगे, प्रकाश स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे, जो क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे। तो नाम आपको केवल याद रखना है। दूसरा, रसायन स्वपोषी। यदि कोई कहे ये कैसे, तो याद रखना, जरा इसको समझ लेते हैं। रसायन स्वपोषी, ये रसायन स्वपोषी कैसे, तो रसायन स्वपोषी को समझना है, ऐसे जीव, समझना जरा, ऐसे जीव जो क्या करें,
ऐसे जीव जो रासायनिक तत्वों पर, समझना जरा, ऐसे जीव जो रसायन मतलब रासायनिक तत्वों पर आश्रित होकर उन्हें अपघटित कर देते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, रसायन स्वपोषी कहलाते हैं। ध्यान रखना कैसे, फिर समझाते हैं। ऐसे जीव जो क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया, ध्यान रखना कैसे जीव, ऐसे जीव जो रासायनिक क्रिया के माध्यम से क्या कर देते हैं, अपघटित। ध्यान रखना, रासायनिक क्रिया के माध्यम से रासायनिक तत्वों पर, ध्यान रखना, रासायनिक क्रिया के माध्यम से रासायनिक तत्वों पर उपस्थित होकर उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें ही डिकम्पोजिट, उन्हें ही अपघटित कर देते हैं, वह आपके जीव क्या कहलाते हैं, रसायन स्वपोषी। क्यों? क्योंकि यह जब इन्हीं रासायनिक तत्वों को रासायनिक क्रिया के माध्यम से जब अपघटित करते हैं तो उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा को ये भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, रसायन स्वपोषी कहलाते हैं। यदि कोई कहे इनमें कौन कौन, तो कुछ बैक्टीरिया आते हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया। यदि कोई कहे सल्फर बैक्टीरिया, तो ये सल्फर बैक्टीरिया किसका भाग है, इसी रसायन स्वपोषी का है। यदि कोई कहे आयरन बैक्टीरिया, तो ये आयरन बैक्टीरिया भी किसका भाग है, ये आयरन बैक्टीरिया भी इसी का भाग है। यदि कोई कहे, तो इतने नाम काफ़ी हैं, ज़्यादा पेपर में इसके बारे में पूछा नहीं जाता, तो इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को नहीं है। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट जरा समझना, अगला पॉइंट क्या है, अभी टाइम है सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद ये दोनों हमने निपटा दिए, प्रकाश स्वपोषी हो गया आपका और ये आपका रसायन स्वपोषी हो गया। अब अगला बचता है विविध पोषी। विविध पोषी, इस विविध पोषी को और समझते हैं कि आखिर विविध पोषी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो थोड़ा विविध पोषी को और देख लेते हैं। तेज भाग रहे होंगे, लेकिन अब इतना तो आपको, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो यहाँ तेज भाग सकते क्योंकि ये तो बहुत सरल चीज़ें हैं, इनको जल्दी ही कंप्लीट किया जाता है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो हम खुद स्लो चलेंगे, जहाँ कठिन होगा इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप 10 बार पढ़ चुके हो। तो थोड़ा सा यहाँ तेज चलने दो, यहाँ ज़रूरत हो तुम पूछ सकते हो, कमेंट डाल दो, हम अभी नहीं देख पाए तो बाद में देखकर आपको पूरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या आता है, विविध पोषी। सुनिए, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले तो विविध पोषी क्या है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि विविध पोषी क्या है। सुनो, विविध पोषी की बात की जाए, ओरली सुनिए पहले, सब ओरली ही ठीक है। विविध पोषी की बात की जाए, क्या क्या लिखोगी थ्योरी। विविध पोषी वे जीव जंतु जो स्वयं भोजन का निर्माण ना करके किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विविध पोषी कहा जाता है। मतलब ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर या अपने शरीर के लिए पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए किन्हीं दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, विविध पोषी कहा जाता है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका विविध पोषी मतलब जो दूसरों से भोजन ना कह के हम अच्छा कहेंगे, पोषक तत्वों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, विविध पोषी कहा जाता है। तो दूसरों से पोषण प्राप्त करना, दूसरों से पोषक तत्व प्राप्त करना, उनको ही क्या कहते हैं, हम विविध पोषी कहते हैं। अब इसमें पॉइंट आता है कि ये विविध पोषी विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। और वही विभिन्न प्रकार की 4 कैटेगरी हमने आपको बताई हैं। एक आपको हमने बताई जिसको आप कहते हैं प्राणी संपोषी, दूसरी आपको बताई परजीवी, तीसरी बताई सहजीवी और चौथी बताई मृतोपजीवी। ये क्या है, ये विविध पोषी के प्रकार है कि इतने प्रकार से ये पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई। तो पहला प्रकार जो हमने आपको पढ़ाया था, वो पहला प्रकार बताया था प्राणी संपोषी। क्या बताया, प्राणी संपोषी। ये प्राणी संपोषी क्या है, जरा समझ लेते हैं। प्राणी संपोषी की यदि बात की जाए कि प्राणी संपोषी की बात करें तो प्राणी संपोषी में कौन आएगा, सुनिए। प्राणी संपोषी की बात की जाए तो प्राणी संपोषी में मनुष्य यानी कि जो मानव शरीर है वो किसके अंतर्गत आता है, इसी संपोषी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी 5 चरणों में पूरी प्रक्रिया चलती है। ध्यान करो, सबसे पहले क्या होता है, अंतःग्रहण। पहले क्या है, भोजन का मुख के द्वारा अंतःग्रहण किया जाता।
अंतःग्रहण के बाद फिर पाचन की प्रक्रिया चलती है आपके, यानी कि डाइजेशन। उसके बाद यदि कोई कहे तो आपका पहले तो अंतःग्रहण, यानी कि समझना जरा यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारी प्रक्रिया जो प्राणी संपोषी है वो 5 चरणों में, ध्यान रखना, प्राणी संपोषी 5 चरणों में क्या करता है, 5 चरणों में अपने भोजन की प्रक्रिया को क्या करता है, भोजन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। कैसे, ध्यान करो, आप खाना खाते हो जैसे कि आप कहीं गए, अब कहीं गए जैसे पहले तो ये होता था कि अब तो वही बफर का जब सिस्टम है सब, तो प्लेट उठाई, जो हमको खाना है खूब ले लिया प्लेट में, ठीक है। अब पहले ये होता था कि भाई सब कहीं गए, रसगुल्ले 2 मिल रहे तो 2 ही लेंगे, अब तो रसगुल्ला यदि 10 चाहिए तो 10 रख लो, क्या दिक्कत है, कौन पूछ रहा, कोई टोक थोड़ी रहा, समझदार हुआ। तो अब एक व्यक्ति गया खाना खाने के लिए, उसको जो चाहिए पूरा का पूरा खाएगा, खूब खाएगा। अब जब बफर में गया तो खाना मतलब प्लेट में रख करके खाना स्टार्ट किया, वह मुख के माध्यम से उसके पेट में पहुंचा। तो अब जैसे ही मुख में उसने ग्रहण किया तो वह क्या कहलाया, ध्यान करो, इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, अंतःग्रहण, मतलब उसको मुख के अंदर रखना। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया आती है इंजेक्शन का मतलब ये नहीं कि उसको इंजेक्शन लगा देना, इंजेक्ट करना है, केवल उसको क्या करना है, शरीर के अंदर उसको क्या करना है, उसको मुख के अंदर क्या करना है, इसको ले जाना है। तो सबसे पहले नंबर पर याद रखना, इसको मुख के माध्यम से क्या किया जाता है, अंदर ले जाया जाता है। जब व्यक्ति मुख के माध्यम से इसको अंदर ले जाता है, उसके बाद ही ध्यान रखना इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, व्यक्ति ने जो खाना खाया, तो सबसे पहले व्यक्ति ने खाना खाया, वो खाना किसके माध्यम से खाया, मुख के माध्यम से खाया। तो मुख के माध्यम से इसको क्या किया, उसने इंजेक्ट किया, तो इंजेक्शन इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर यदि कोई कहे, इसी में पॉइंट क्या आता है, अब खाना खा लिया, अब बफर जब वैसे तो खाना वैसे जाते नॉर्मल तो घर पे कम खाते हैं, कहीं होटल में खाना हो तो कम खाते हैं, लेकिन बफर है और फ्री का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुलाया है लोगों ने खाने के लिए। तो आप क्या है, 1 रसगुल्ले 2 रसगुल्ले नहीं, सीधे 10 रसगुल्ले खाएंगे। अब 10 रसगुल्ले खा गए, जो खाना है वो खा गए, तो पचाने में टाइम लगेगा। 2 रसगुल्ले खाते तो इंसुलिन की कम ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इंसुलिन को ग्लूकोज को बदलना है वहाँ ग्लाइकोजन में, नहीं तो परेशान हो जाओगे तुम। तो वहाँ पर इंसुलिन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि पचाना, डाइजेशन। तो दूसरा चरण क्या चलता है इसका, डाइजेशन। तो डाइजेशन यानी कि पाचन चलता है यहाँ दूसरे नंबर पर, मतलब खाना खाया है तो खाने को अब क्या करना है, आपको पचाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, डाइजेस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो यहां दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, डाइजेशन। दूसरी प्रक्रिया क्या चलती है, डाइजेशन। तीसरे नंबर पर खाने को पचा लिया, अब आपने मान लो सपोज दैट रसगुल्ला खाया या दूध पिया या आपने जो भी रबड़ी खाई, सो जो कुछ भी खाया, अब ये सब कुछ आपने जब खा लिया तो उसमें से जब इसने शरीर के अंदर जो आपका शरीर के अंदर जो आपका पाचन के लिए जो सहायक अंग है, उन्होंने भोजन को पचाने का काम कर दिया। पचाने के बाद ये छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए जब आपका भोजन बाहर की तरफ जाता है तो सबसे पहले छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने पर इसका क्या किया जाता है, ध्यान करो, छोटी आंत और बड़ी आंत में कुछ चूस्कांक लगे होते हैं, उंगलियों की तरह उभरी संरचनाएं होती हैं जिनको चूस्कांक कहते हैं, जिनको विली भी कहा जाता है। उनके माध्यम से जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को, दूध में से कैल्शियम होगा उसका विखंडन हो गया होगा, आपका जो प्रोटीन होगा उसको तोड़ दिया होगा दूध में से, जो आपने मिठाई खाई होगी, जो भोजन खाया होगा, जो वसा खाई होगी, उन सभी को वो क्या करेंगी, विलाई के माध्यम से, विली जिनको कहते हैं, विलाई कह दो, उनके माध्यम से उंगलियों के समान संरचना होती हैं, उनके से क्या कर लिया जाएगा, उनको अवशोषण कर लिया जाएगा। तो इसके बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ चलती है, इसके बाद अवशोषण की प्रक्रिया चलती है, जिसको आप क्या कह सकते हो, एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ये तो शॉर्ट में है कि प्राणी संपोषी की प्रक्रिया किसके माध्यम से चलती है, इसको ही चलेंगे अपन पाचन में, और पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट बाई पॉइंट, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ से एक दिन ही लगेगा आपको, मुख में भोजन रख देंगे हम तो एक दिन ही लगेगा मुख में भोजन, क्योंकि अग्रभाग, पश्चिम भाग, मध्य भाग, मीठा खट्टा स्वाद कैसे पता चलता, लार ग्रंथियाँ, वो सब क्या रहेगा, इंजेक्ट, खाना खाने के अंतर्गत रहेगा। तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद कल इसका डिटेल हम ओपन करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा नंबर है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा नंबर आता है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ जो आपने दूध पिया, जो दूध आपने खाया, जो रसगुल्ला खाया, उसमें जो पोषक तत्व थे उसको विलाइयों के माध्यम से, विली के माध्यम से क्या किया, चूसना स्टार्ट किया ताकि शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हो। इसके बाद यदि कोई कहे
अगला पॉइंट आता है आपका स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन जिसको आप कहते हो। अब जो ध्यान रखना, जब भोजन अधिकतर अवशोषण क्या होता है, छोटी आंत में ही संपन्न हो चुका होता है। बड़ी आंत में पहुंचते पहुंचते जो बचा कुचा जो रॉ मटेरियल होता है थोड़ा बहुत, उसमें से और जो कुछ है वो चूस के निकाल, जैसे आप जूस निकालते हो मौसमी का, जो जूस निकालते हो बिल्कुल उसको निकालते जाते हो तो लास्ट में आप देखते हो वेस्ट मटेरियल निकलता जाता है, जितना वो पोषक तत्व होता है वो निकल के अलग छन के बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से मानव शरीर करता, जो आप खाओगे पोषक तत्व तो आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इसके बाद जो अवशोषण के बाद आती है अगली प्रक्रिया स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण का मतलब क्या है, जो कुछ रह गया है शेष, जो कुछ शेष रह गया है उस सबको क्या कर लेना, बच्चा कुचा जो भी मटेरियल उसको क्या कर लेना है, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, स्वांगीकरण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया चलती है एसाइमिलेशन, ठीक है ना, इंग्लिश वैसे भी हमें नहीं आती तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसाइमिलेशन, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा स्टेप आता है इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब आप समझते हो, ये IN है, वो EN आता है, ठीक है ना, बाहर निकाल देना। तो लास्ट में जो आपकी प्रक्रिया होती है इंजेक्शन के माध्यम से क्या कर देती हैं, ये बाहर निकाल देती हैं। तो ये तो मानव शरीर है, इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसको डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे एक एक चरण एक दिन में चलेगा। डाइजेशन 2 से 3 दिन लेगा, एब्जॉर्प्शन तो फिर ये खत्म हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा है नहीं। यहाँ से और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो प्राणी संपोषी में आप समझ गए कि भोजन का निर्माण किया, किस प्रकार से भोजन को खाया, ये किसके अंतर्गत चलता है, इसी के अंतर्गत चलता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहो तो हम थोड़ा सा 2 मिनट और बोलें, फिर इसको ख़त्म करें, थोड़ा सा 2 मिनट बस सर। एक इसमें जो परजीवी पोषण है उसको और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी के जो बच गए बाकी कल, क्योंकि इतना ही तो आपको लंबा वीडियो जा रहा होगा, हम क्योंकि ज़्यादा लंबा आप लोग वैसे ही नहीं पढ़ना पसंद करते हो, तो हम क्या करें, नहीं हम तो पूरा 1-1 घंटा सारे टॉपिक कंप्लीट करा दें। तुम लोग भागने लगते हो कि अरे इतना, बस सर 2 मिनट और बोलते हैं, सुनिए। चलिए सर, अगला इसी में टॉपिक था, या अगला ही इसमें था परजीवी पोषण। क्या होता है परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण को और समझ लेते हैं। सुनिए, दूसरे नंबर पर हमने लिखा था परजीवी। परजीवियों का पोषण किस प्रकार से होता है, तो इस परजीवी पोषण को भी समझना है। और परजीवी पोषण हमने आपसे कहा था पैरासाइट न्यूट्रिशन। इस पैरासाइट न्यूट्रिशन को समझिए। सुनिए, परजीवी का मतलब क्या है, सुनना, एक जीव दूसरे पर रहकर, एक जीव दूसरे पर आश्रित रहकर दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, साथ साथ जिस पर आश्रित रहता है उसको बीमारी भी प्रदान करता है, ऐसा संबंध क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और वही आपका क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। सुनो कैसे, फिर समझाया हमने। जैसे एक व्यक्ति हो गया होस्ट, होस्ट मतलब क्या, दावत देने वाला। बफर में तुम खाना खाने गए तो जिसने आपको खाना खिलाया वो होस्ट कहलाया, यानी होस्ट करता है। इसी प्रकार से ये शरीर हो गया, मान लो मानव शरीर, और ये मानव शरीर पर कोई आपका ऐसा वायरस आ गया, कोई आपका ऐसा बैक्टीरिया आ गया जो क्या कर रहा है, मानव शरीर में पहुंच गया। और मानव शरीर में पहुंच गया तो मानव शरीर से क्या प्राप्त करेगा, अपना पोषण भी प्राप्त करेगा, साथ साथ मानव शरीर को बीमारी भी देगा। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वायरस शरीर में पहुंचा, कोविड-19 चल रहा है, कोविड का जो वायरस है वो शरीर के अंदर पहुंच करके उसने अपना पोषण प्राप्त किया, पोषण तो प्राप्त किया, साथ साथ मानव शरीर को क्या दे दी, बीमारी भी दे दी। वही रिलेशन क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और ऐसा पोषण किसके अंतर्गत आता है, परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही हो, फिर समझना क्या कहा, ये होस्ट, होस्ट मतलब क्या है, भोजन देने वाला। ये होस्ट क्या है, भोजन देने वाला। यहाँ पर एक नया जीव आया है जो आपका क्या है, जिसको हम कह रहे हैं आश्रित जीव, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आश्रित जीव। ये क्या करेगा, आश्रित जीव भोजन प्राप्त करने वाला, ये भोजन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, यानी भोजन प्राप्त करने वाला, ये भोजन को क्या करेगा, प्राप्त। तो ये आश्रित जीव है, ये भोजन प्राप्त करने वाला है, ये होस्ट, ये भोजन को देने वाला है। लेकिन ये इस पर आश्रित तो रहेगा, लेकिन साथ साथ इस व्यक्ति को क्या देके जाएगा, कोई ना कोई बीमारी भी देके जाएगा। तो यही आपका रिलेशन क्या कहलाता है, परजीवी। और इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। जरा समझना, जैसे कि यदि हम कहें तो याद रखना, आश्रित जीव भोजन के बदले, ध्यान रखना इस बात को, भोजन के बदले क्या देगा, भोजन के बदले बीमारी देगा।
और यही रिलेशन क्या कहलाता है आपका परजीवी, और इस प्रकार के जो आपका पोषण कहलाएगा वो परजीवी पोषण। जरा समझना आप, यदि हम कहें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आपके पोषण हैं उनमें आप समझ लेना, जैसे कि आश्रित इसमें पहला आता है जैसे कि आपका एक वायरस हो गया, ये भी आपका कुल मिला के मानव शरीर से भोजन प्राप्त करता है और साथ साथ बीमारी भी देता है। यदि कोई कहे आपका बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं तो वह भी क्या करते हैं, आपके मानव शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं और साथ साथ बीमारी भी देते हैं। यदि कोई कहे फंगाई, तो आपका ये फंगाई भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। यदि कोई कहे आपका प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ भी आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बात समझ गए तो परजीवी का मतलब आपको समझ में आया होगा कि परजीवी क्या है। इस परजीवी को डिटेल में आपको हम समझाएंगे, क्योंकि अभी परजीवी दो भागों में चलेगा। एक कहलाएगा आपका आंशिक परजीवी और दूसरा कहलाएगा आपका पूर्ण परजीवी। एक आएगा आंशिक परजीवी, क्योंकि परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक आंशिक और एक होते हैं आपके पूर्ण परजीवी। अब इस पे भी अभी चर्चा करनी है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं रोक देते हैं। इस आंशिक परजीवी और पूर्ण परजीवी की चर्चा आप कहो तो कर दें, नहीं तो हम इसकी चर्चा कल कर लेंगे। ये आंशिक परजीवी थोड़ा समझ लेते हैं। समझना, आंशिक परजीवी और पूर्ण परजीवी। आंशिक परजीवी का मतलब होता है कुछ भोजन मानव शरीर से या किसी दूसरे से प्राप्त करें और कुछ भोजन अपना क्या कर लें, ये खुद बना लें, ये होते हैं आंशिक परजीवी। और पूर्ण परजीवी कोई कहे तो पूर्ण परजीवी का मतलब है ये हम कुछ नहीं करेंगे भैया, हम तो पूरी तरह से तुम पर आश्रित हैं, तो वो कहलाते हैं कौन से, वो पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। तो अभी इनमें भी कैटेगरी आपको बांटेंगे और इनमें से पेपर में पूछा जाता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, ये परजीवी किस प्रकार की परजीविता है, ये दो प्रकार की परजीविता के बारे में हम आपको बताएंगे, जो अधिकतर किस में देखने को मिलती है, पौधों में इस प्रकार की परजीविता जो है वह आपको देखने को मिलती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बायोलॉजी की अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, 30 से 40 मिनट इतना ही बहुत है आपको बायोलॉजी। हमारे पास टाइम अभी पर्याप्त है, हम पूरी बायोलॉजी भी तुम्हें कोशिश करेंगे पढ़ाने की, जितनी हमें आती है उतनी तो हम पढ़ा देंगे, बाकी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी और को बुलवा के पढ़वा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी के आगे कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इसको यहीं तक रखते हैं। ओके सर।